I'm basically from Agra, and I'm working as an editor for National Council News and Broadcast as an Women Empowerment State All India Council for Human Rights, Liberties and Social Justice. और मैं पब्लिक स्पीकिंग में भी हूँ, जहाँ मैं एजुकेशन के लिए काम करती हूँ, एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक से। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ शशि ड्रीम फाउंडेशन का, बिकॉज़ उन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है हम टीचर्स को और एजुकेशन सेक्टर के लोगों को, ताकि वो अपनी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। और मुझे लगता है इस मूवमेंट के द्वारा हम अपनी बात और अपने जो एस्पेक्ट्स हैं और अपनी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे अपने करियर लॉन्चिंग के टाइम पे उनको जो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जो काफ़ी हद तक मैंने और मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने, क्योंकि हमारे टाइम पे इतनी काउंसलिंग सेशंस नहीं थे, इम्पोर्टेंस नहीं थी और हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था कि मेंटर होता कौन है। सो नाउ पीपल आर मोर अवेयर अबाउट इट, एंड आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म Shashi Dream Foundation is providing us these platform to provide the students as a mentor, to present us as a mentor. तो मैं शुरू करती हूँ, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग अभिषेक। मेरा आज का टॉपिक है कि आप अपने आप को कैसे लॉन्च करेंगे एक अच्छे करियर में। आपको पता है कि 10वीं के बाद या 12वीं के बाद मैक्सिमम लोगों को पता होता है हमें अब क्या कौन सा करियर चुनना है, या कई लोग डिसाइड नहीं करते हैं। मुझे लगता है आफ्टर 10th इज़ योर स्टेज टू डिसाइड। आप 10वीं में बड़े हो चुके होते हो, अब आपको पता होना चाहिए कि आपको अब करना क्या है। अब आप कन्फ्यूजन स्टेट में नहीं रह सकते, तो आपको अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स का पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड है, और आधे सेशन में मैं बात करूंगी 10वीं और 12वीं के बच्चों की, और आधे सेशन में बात करूंगी उन लोगों की जो अपने करियर स्टेज में है, और या तो फर्स्ट स्टेज में है, अपने करियर प्रोफेशन के पहले स्टेज पे है, और उनको ये जानना है कि हम अपने आप की छाप, अपनी जो जगह है वो कैसे बना सकते हैं और अपने आप को सक्सेस की दौड़ में आगे कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप 10th में हैं और या 12th में हैं और आपको ये डिसाइड करना है मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, तो आपको सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस, अगर आप 10th में तो आपने नहीं पढ़ा होगा, पर अगर आप 12th के कॉमर्स बैकग्राउंड के तो आप स्वॉट एनालिसिस सुनते ही समझ गए होंगे कि मैं इकोनॉमिक्स की या बिजनेस स्टडीज़ की या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है जब आप बात करते हैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और अपने थ्रेट्स की। अब बात आती है कि मैम हम अपना स्वॉट एनालिसिस कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वॉट एनालिसिस के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, अपने गिफ्ट्स को जानना है कि आपके गिफ्ट्स क्या हैं, आपके टैलेंट्स क्या हैं, आपको पसंद क्या है। कहने वाली बात है, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें भी यही कहा गया है कि अपने टैलेंट को पहचानिए, और अगर ये मत करिए कि इन्फ्लुएंस लीजिए कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ। अगर आप में वो काबिलियत है तो करिए, अगर काबिलियत नहीं है तो मानिए आप आधे रास्ते में थक जाएंगे और आपको लगेगा मैंने गलत फील्ड चुन ली है। तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि आपके टैलेंट क्या है, आपके गिफ्ट क्या है, आपके अंदर करने का जज्बा किस चीज़ का है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए। फिर आता है W को वीकनेसेस मतलब क्या आप उस कोर्स का खर्चा बेयर कर सकते हैं, क्या आप उस कोर्स के टाइम पीरियड को फ्रेम कर सकते हैं, उतने वक्त तक रुकने के आपके अंदर पेशेंस है, क्या आप उस कोर्स के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट इन द सेंस आपको शहर छोड़ना पड़ रहा है या आपको उसके रिलेटेड और कोर्सेज या कोचिंग्स लेनी पड़ रही हैं, तो आपको महंगा तो नहीं लग रहा। तो आपको ये भी जानना है कि मैं क्या ये चीज़ में जा रहा हूँ तो ये खर्चे कल को मेरे को भारी तो नहीं पड़ेंगे। इस चीज़ को जानते हुए आगे बढ़िएगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कई कोर्स महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप वो खर्चा कर रहे हैं तो वो आपका लाइफ टाइम अच्छी लाइक इन्वेस्टमेंट है। आप बार बार एक कोर्स को या अपनी लाइफ में एक टारगेट को चुन नहीं सकते, एक ही बार चुनते हैं। तो उस टारगेट को चुनने के लिए
जो खर्चा कर रहे हैं उस चीज़ को भी आप जानिए कि मैं अपने माता पिता का या अपने फैमिली का उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ, तो उस चीज़ को मुझे आगे बढ़ के पूर्ति करनी है, बीच रास्ते में छोड़ना नहीं है, आधे रास्ते में छोड़ना नहीं है। फिर आपको जानना है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अपॉर्चुनिटीज़ से मतलब है कि उस कोर्स को करने से मुझे कितनी जॉब पूलिंग मिल रही है। जॉब पूलिंग इन द सेंस कि मुझे जॉब के ऑप्शंस कितने आ रहे हैं। उस ऐसा तो नहीं है कि कल को उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स ही कम है या सीट्स ही अवेलेबल नहीं है, या उस चीज़ के उस फील्ड के भागादौड़ी में बहुत लोग लगे हुए हैं और मैं वही कोर्स कर रहा हूँ, तो आप समझिए कि कल को उसमें जॉब रिलेटेड रिसेशन आने पे, जैसे अभी कोविड पीरियड है, तो उसकी डिमांड कम होगी। तो आपको ये जानना है कि मेरी जॉब की, जो मेरा करियर लॉन्च है, जो मेरा करियर प्रोफेशन है, उसकी आगे चल के कितनी डिमांड है, उसको भी आपको देखना है। उसके बाद काफ़ी लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उसके बाद आता है थ्रेट, T फॉर थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या हुआ? थ्रेट का मतलब ये हुआ कि आप कल को अपने शहर को छोड़ के बाहर जाने के लिए काबिल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि आप इतने हेल्दी नहीं है कि आप बाहर का खाना डाइजेस्ट कर पाएँ। तो आपको ये चीज़ें भी देखनी है कि कल को मैं अपनी फैमिली छोड़ के, क्योंकि आजकल कॉलेजेस के लिए आपको हर जगह शिफ्ट होना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, तो आपको अपनी वो चीज़ को भी पहचानना है। अपने गोल सेटिंग के लक्ष्य को आपको 10वीं और 12वीं तक 100% श्योर होना चाहिए मुझे करना क्या है। अगर आप उसमें भी कंफ्यूजन स्टेट में हैं तो आप आगे बढ़ के आपको मुश्किल हो सकती है। उसके बाद आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने करियर के चुनाव में पेशेंस नहीं रखा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं MBA करूंगा और आपको आज से इनकम माइंडेड हो रहे हैं कि आज से मेरे एक्सपेंडिचर और आज से मेरे खर्चे शुरू हो जाए या मैं उसको कमाई शुरू कर दूं, मेरे को नहीं लगता कि आप उस चीज़ में फिर आप अपना जस्टिफाई कर पाएंगे उस कोर्स में। आपको ये मान के चलना होगा कि 2 साल मेरे रिजर्व हो चुके हैं इस कोर्स में, मैं अभी 2 साल इस कोर्स से कुछ निकाल नहीं सकता, मैं इसको दे ही सकती हूँ, या तो अपना वक्त या फिर इसको मैं अपनी स्टडीज़ दे सकता हूँ, इससे मुझे अभी कुछ आना नहीं है। हाँ, आप पार्ट टाइम अपना एजुकेशन ले सकते हैं, आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, कहीं आप एक्सपीरियंस के लिए जॉब कर सकते हैं, पर अभी आपको इससे कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको पेशेंस ज़रूर रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, 90% लोग जो हैं वो फोकस होते हैं हार्ड स्किल्स पे। उनका मतलब होता है जो 10वीं और 12वीं में जो पेरेंट्स होते हैं उनका मैक्सिमम फोकस रहता है कि अपने नंबर्स ले आओ या आप अपने जो है असेसमेंट्स को ले आओ। तो मेरा मानना ये है, अगर आप पेरेटो प्रिंसिपल को अगर आप कभी गूगल करिएगा और उसको देखिएगा, मैं आपको छोटे में समझा देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी स्टडी है, उसमें यही कहा गया है कि 80 to 20%, 80 और 20%, मतलब कि अगर आप 80% ध्यान हम लोग ध्यान देते हैं उन चीज़ों पे जो कि है रिलेटेड टू आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, आपका असेसमेंट कितना आ रहा है, आप क्लास में कितने नंबर्स अच्छे ला रहे हैं, तो उन चीज़ों को नहीं अपने 20% के फोकस पे रखिए। आपने देखा होगा कई बच्चे कम पढ़ते हैं और आखिरी मोमेंट पे पास हो जाते हैं और अच्छे नंबर से पास होते हैं। तो ये चीज़ क्या है, वो 20% को फोकस करते हैं। तो अपनी लाइफ का टारगेट, अपने लाइफ का लक्ष्य जो रखना है आपको, वो 20% फोकस पे रखना है। वो 20% फोकस आपका पक्का होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। यू शुड नो वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज एंड यू शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड, और आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए कि वो क्या कर रहा है या ये क्या कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो अभी तक हमने जाना कि आपको अपनी गोल सेटिंग, स्वॉट एनालिसिस और पेशेंस को रखना चाहिए। उसके बाद अपने, ये मैं 10वीं और 12वीं के बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उनको अपनी ये बात में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें बढ़ना कैसे है आगे। अब मैं आपको कोई 5-6 चीज़ें बताऊँगी जो एज अ करियर काउंसलिंग एक हर इंसान को अपने ऊपर एनालाइज करना चाहिए, अपने ऊपर सर्वे करना चाहिए। उनमें से पहली चीज़ आती है आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब आपके खुद की अंदर से 2-3 दिन लीजिए। ये मत करिए कि मेरे 92 नंबर्स आए हैं और पेरेंट्स कह रहे हैं आप साइंस लीजिए और आपका मन कॉमर्स का है और आप पेरेंट्स के कहने पे या आपको लग रहा है मेरे 92 आए हैं तो मुझे साइंस ही लेनी चाहिए और आपने काबिलियत कॉमर्स की है, कॉमर्स को हल्का मत समझिए या आर्ट्स को हल्का मत समझिए। आर्ट्स में इतने प्रोफेशन हैं, आर्ट्स में लॉयर, आजकल लॉयर देखिए हर फील्ड में लॉयर है और हर कंपनी को एक HR के साथ लॉयर को अपॉइंट करता है, क्योंकि और लॉयर की अब ये नहीं रहा कि वो क्रिमिनल लॉयर का ही फाइट कर रहा है, उसको बिजनेस लॉयर चाहिए, उसको अपने कस्टम्स के लिए चाहिए, उसको बहुत सारी GST के लिए CA चाहिए, तो CS चाहिए, इतनी सारी डिमांड है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड में भी आपके काफ़ी प्रोफेशंस हैं।
मैं ये नहीं कह रही कि आपके 92 आए तो आप साइंस नहीं लीजिए, पर हर फील्ड को एक्सप्लोर करिए। बच्चे 90s में नंबर आते एक टारगेट हो जाते हैं, हमें अब साइंस ही लेनी है, हमें डॉक्टर बनना है या हमारे को पीसीबी लेनी है या पीसीएम लेना है। नो, ओके, गिव इट अ शॉट कि हाँ दिस इज माई बिग थिंग आई एम फ्रेमिंग इन, बट स्टिल गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस टू एवरी प्रोफेशन, एवरी लाइन एंड एवरी स्ट्रीम। उसके बाद ही आगे बढ़िए। अब मैं बात करूंगी, पहली बात हमने की कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैसा है। आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट जानना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए। आप 2-3 दिन के बाद अपने ऊपर सेल्फ एनालाइज करके फिर आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे करियर वैल्यूज़ की। करियर वैल्यूज़ का मतलब हुआ कि आपको ये जानना है कि उसके करियर, सपोज करिए आपने जर्नलिस्ट को ज्वाइन कर लिया, जर्नलिस्ट को कोर्स में, और आपका जो आपको जो फिजिकल आपकी बॉडी है वो अलाउ नहीं करती कि आप बाहर धूप में या एकदम से भागा दौड़ी में काम कर सकें, तो वो प्रोफेशन को आप जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे, आप लंबा नहीं खींच पाएंगे। एक हद के बाद आते आपको लगेगा कि मैंने गलत प्रोफेशन चुन लिया आगे चल के, या आपको लगेगा कि मैं इसको जस्टिफाइड नहीं कर रहा, या आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे एक लिमिट तक असेस करके उसको उसमें लाइफ अपनी रोजगार कर लेंगे। तो आपको जो भी करियर चुनना है वो ज़िंदगी में एक बार चुनना है, तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए। तो अपने करियर वैल्यूज़ को भी ध्यान दीजिए, अपने एथिक्स को ध्यान दीजिए। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या आप पर्सनली उस चीज़ को जस्टिफाइड कर रहे हैं। आप जर्नलिस्ट की जॉब में जा रहे हैं या डॉक्टर की जॉब में जा रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी है ही नहीं, आप किसी को डिवोट ही नहीं कर पाते टाइम, तो आप फिर उस जॉब को करना मुझे नहीं लगता कि आप जस्टिफाइड करेंगे। अपने नेचर कॉल को भी आपको देखना ज़रूरी है। एंड देन लर्निंग स्किल्स, कि आपको सीखने का कितना शौक है, क्या आप सीखने के लिए काबिल हैं, आप सीख सकते हैं। आप किसी से लर्निंग इंस्ट्रक्शन लेना भी एक बहुत बड़ी लर्निंग स्किल है, तो क्या आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, कि आप में बॉसी जो है एक आउटलुक है, आपका बॉसी नेचर है, उसको भी देखिए। और फिर अपनी एबिलिटीज़ को, ऑफकोर्स अपनी एबिलिटीज़ को ज़रूर देखिए कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है। अगर आपको अपनी एबिलिटीज़, अपने टैलेंट्स, अपने गिफ्ट नहीं पता, तो मुझे नहीं लगता आप अपने सही टारगेट को चुन पाएंगे। उसमें आप कहीं ना कहीं धुंधला के आगे बढ़ेंगे और जो भी चुनेंगे उसको आप जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे। करेंगे जरूर, और 99% लोग गलत प्रोफेशन में बैठे हुए हैं। उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है, जब वो एक लाइफ के एक हद पे पहुँचते हैं, उन्हें लगता है अरे यार ये मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए वो था। हम कई बार ही सोचते हैं, मुझे भी लगता है, मैंने अपने लाइफ के जो 5-6 साल थे उसमें कन्फ्यूजन, मैंने सीए किया, सीए फाइनल में आके मुझे लगा नहीं मुझे टीचिंग में जाना है, फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमबीए किया। तो ये होता है, ये कन्फ्यूजन मत रखिए। हमारे समय में कोई मेंटर नहीं था हमारे को समझाने के लिए, अब तो यूट्यूब पे और शशि फाउंडेशन में ही इतने सारे आपको काउंसलर रोज आपको गाइडेंस के लिए आ रहे हैं। तो आपको जो भी प्रोफेशन चुनना है उसको पहले एक साइड में करिए और उसके बाद उस चीज़ में आगे बढ़िए पूरी ईमानदारी से। अब मैं बात करूंगी कि हम जो है स्कूल में 10th में हो या 12th में हो, और पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस देते हैं कि आपके नंबर या आपका IQ लेवल क्या है, या नहीं तू तो समझदार ही नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। और आपने देखा होगा जो बच्चे नॉर्मल होते हैं, कई बार वो 10th के बाद 10th से अच्छे नंबर ले आते हैं, जो 50-50 नंबर ला रहे होते हैं 9 तक, वो 10वीं में आते ही एकदम से शॉट मारते हैं और सबको हैरान कर देते हैं कि ये नंबर कैसे आ गए। तो आपको मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि IQ का कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं करें। आपका इमोशनल स्टेटस, आपका इमोशनल बैलेंस आपस में कैसा है। गुड मॉर्निंग सौरभ, थैंक यू सो मच। अगर आपको पता होना चाहिए कि मेरी इमोशनल बैलेंस कैसा है। अगर आप इमोशनली बैलेंस पर्सन हैं तो आप उसको जस्टिफाइड करेंगे। तो आपको अपना इमोशनल बैलेंस रखना है कि मैं जो भी कोर्स कर रहा हूँ, जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसको पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जो हमारे व्हाट्सएप के मालिक है जैन क्वाब, उन्होंने यूनिवर्सिटी ड्रॉप की हुई है, ठीक है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स की। 10वीं और 12वीं में बच्चे सॉफ्ट स्किल्स को बिल्कुल साइड में रख देते हैं। मैम ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स होती हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, आपको बात करना, इंग्लिश में बात करना। ये बच्चों को लगता है कि यार ये कुछ नहीं है, ये तो हम आराम से कर लेंगे जब हम जॉब में आएंगे। पर आप मानिए इन हेजिटेशंस के कारण ही आप जॉब करते वक्त आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है एक इंग्लिश में बात करना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो ये सब आपकी सॉफ्ट स्किल्स आती हैं।
अभी हम बात करेंगे कि ये सॉफ्ट स्किल्स होती कैसी हैं, क्या होती हैं। मैं आपको आज 5 सॉफ्ट स्किल्स बताऊंगी जिस पे अगर आप काम कर लेंगे और ये यूट्यूब पे या आपको कोई भी कोर्स मैं आपको कोर्स का किधर से आप कर सकते हैं और आपको सर्टिफाइड उसका सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, ये भी प्लेटफॉर्म्स में आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन से 5 सॉफ्ट स्किल्स, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में जा रहे हैं पर आपको ये सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली सॉफ्ट स्किल्स की, जो कि है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत, जो आज मैं आपसे कर रही हूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन दोनों अच्छी होनी चाहिए आपकी, रिटन भी एंड वर्बल भी। आपको ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, जो ये सब होते हैं, जो रिपोर्ट फ्रेमिंग, ये सब चीज़ें आपको हाथों हाथ आनी चाहिए। लोग घबरा जाते हैं जॉब के फर्स्ट ईयर में या स्कूल में, एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी होती है तो कितने बच्चों का हाथ कांपता है, आपने देखा है, या आप गूगल सर्च करते हैं कि लिखनी कैसे है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको अपनी रिटन और वर्बल स्किल में भी साथ के साथ काम करना है। 10वीं और 12वीं में सिर्फ अपने करियर ओरिएंटेड नहीं होना, करियर ओरिएंटेड के साथ अपनी छाप कैसे छोड़नी है जॉब में जाके, इस चीज़ की तैयारी आपको साथ साथ करनी है। ये कोई बात के कोर्स नहीं होते कि मैं इसको 12वीं के बाद हाँ 1 महीने में कर लूँगा। कोई भी चीज़ 1 महीने में 2 महीने में लर्न नहीं होती। आपको जब रेगुलरिटी आती है तभी आप उस चीज़ को फ्लो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद अभी कर कैसे सकते हैं, आप रेगुलर अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग में काम कर सकते हैं, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं सब टाइटल्स के साथ। ये तो सबसे इजी काम है, नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने जेस्चर्स पे भी काम करना है। बातचीत करते हुए अगर मैं आपसे हाथ में ऐसे ऐसे करूँ, सोचिए, तो आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं। So you have to be very much conscious when you are talking. You have to be very much conscious about your gestures, your eye movement, your lips movement. कई बार देखा है आपने, आपको कहते हैं कि अरे इसको बैठना नहीं आता, अरे इसको उठना नहीं आता। कई लोग इतने अच्छी पोस्ट पे होते हुए भी उनको एक जेस्चर मूवमेंट्स नहीं आते हैं। तो ये जेस्चर मूवमेंट्स भी आपको आना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात हम करेंगे जो हमारा सॉफ्ट स्किल है, उसमें हम बात करेंगे टीम वर्क की। आपको टीम वर्क आना चाहिए। टीम वर्क का मतलब है, आपने देखा है कि जो आप जॉब में जाते हैं या काम में जाते हैं या इवन स्कूल में भी देख लीजिए, आपकी पीयर टू पीयर कई बारी जर्नल मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे आपको एक दूसरे का रिव्यू करना होता है काम, एक दूसरे की चेकिंग करनी होती है। तो उसमें आपको क्या सिखाया जाता है, आपको उसमें ग्रुपिज्म में, टीम वर्क में काम करना सिखाया जाता है। जो स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं स्कूल में, उसमें आपको टीम वर्क सिखाया जाता है कि टीम स्पिरिट क्या होती है। ऐसी ही टीम स्पिरिट, अब मैं जॉब वालों की भी बात कर रही हूँ साथ में। तो टीम स्पिरिट आपको, जब आप जॉब कर रहे होते हो तब आपको ये टीम स्पिरिट रखनी होती है। ज्वेलसी का फेज नहीं रखना होता कि चलो वो गया है तो उसके पीछे से मैं उसका फ़ायदा उठा लूँ। अगर आप जॉब में टीम स्पिरिट को रखते हैं तो मानिए ना मानिए, आपकी वहाँ पे वाहवाही होना से कोई नहीं रोक सकता। सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका दोस्त बाहर गया हुआ है और उसको पीछे से काम की हेल्प चाहिए या उसको अपना कोई प्रोजेक्ट करना है, तो आप उसको ही कह सकते हैं कि मैं तेरा पीछे से काम कर दूंगा। जब वो वापस आएगा तो आपने एक अपना गुड कनेक्शन बनाया हुआ जो कल को आपको भी काम आएगा, ये जो आपकी गुड रिकमेंडेशन देगा। क्योंकि आप मान लीजिए अगर आप दूसरी जॉब में जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक रेफरेंस फेज में, रेफरेंस की पोस्ट की जगह पे आपको 2 नाम अपनी पुरानी जॉब से डालने पड़ते हैं। आजकल ये बहुत आम हो गया, जो आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि मैंने उनके साथ काम किया है और कल को उनको कांटेक्ट करके आपके बारे में जानकारी ली जा सकती है। तो अगर आप वहाँ पे अपनी अच्छी छाप नहीं छोड़ेंगे तो आप उस कॉलम में भरने में हाथ आपके कांपेंगे। फिर दूसरी बात आती है आपको क्रिटिकल स्किल। क्रिटिकल स्किल का मतलब होता है कि आपको अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप किसी नए इन्वायरमेंट में अगर जा रहे हैं, नए जॉब में जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स कहीं भी नए जाएंगे तो आपको थोड़ा समय लगता है उस माहौल में एडजस्ट होने में, वक्त लगता है। तो आपके अंदर अगर अडेप्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ जाके आप कहते हैं नहीं 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 मेरे हिसाब से होगा, ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो कोई भी आपको वहाँ पे इंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। आपको जाके पहले वहाँ पे अपनी जगह बनानी है, ठीक है। उस जगह को बनाने के बाद फिर आप अपनी बातें रख सकते हैं। पर आप जाते ही अगर किसी नई जॉब में या नए कॉलेज में या नए कोर्स से जुड़ते हैं और वहाँ पे जाके आप कहते हैं नहीं ये सर ऐसे होना चाहिए, नहीं सर ऐसे होना चाहिए, तो आपको वहाँ पे मुश्किल होगी। अभी एक क्वेश्चन आया है गणेश कुमार जी का कि मैम व्हाट पॉइंट शुड बी कंसीडर बिफोर डिसाइडिंग फॉर एनी करियर। तो मैं सर आपको, मेरे को लगता है आप थोड़ी देर में जुड़े हैं, हम उस पर बात कर चुके हैं, मैं फिर से बताती हूँ
कि आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, जिसमें हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और आपके थ्रेट्स क्या हैं। स्ट्रेंथ मतलब कि आपके अंदर आपकी जो है एबिलिटीज़ क्या है, आपके गॉड गिफ्ट ने आपको जो अंदर से आपके टैलेंट है वो क्या है, वो आप ज़रूर जानते होंगे और बचपन से ये चीज़ पता होती है। चाहे आप अपने बारे में बात कर रहे हो या अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि उसके अंदर वो बचपन से ही टैलेंट होता है, आपको भी पता होगा, आज चाहे आपको रिटन में हो, स्पीकिंग में हो, तो आप करियर को चुन सकते हैं उस बेसिस पे। और आपको अपनी कमज़ोरियों को भी जानना है कि मैं इस कोर्स के या इस प्रोफेशन के काबिल हूँ कि नहीं हूँ। कल को ये तो नहीं है कि मैं ये कोर्स तो कर रहा हूँ पर मैं वहाँ जाके हेजिटेट करूँगा क्योंकि मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, मेरे को वहाँ जाके डेवलप करनी पड़ेगी। तो इतना वक्त नहीं होता कि आप कहीं जाके अपने आप को ए से शुरू करें। अगर आप बी पे ऑलरेडी खड़े हैं तो आप उधर से शुरू करेंगे किसी चीज़ को, तो आप मानिए आपका प्लेटफॉर्म पहले से बना होगा, तो एक ए से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी बात आती है आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी कमज़ोरियाँ क्या, थ्रेट्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कि आप जिस प्रोफेशन को चुन रहे हैं कल को उसकी बाहर डिमांड कितनी है। समझिए कि आज जैसे कोरोना वायरस है तो उस कोरोना वायरस में भी किस प्रोफेशन की डिमांड है और मैं उस प्रोफेशन को अगर चुन रहा हूँ तो उस प्रोफेशन की डिमांड इस समय भी है। ये थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च को पूरी इंपॉर्टेंस दीजिए अपनी जॉब या प्रोफेशनल चुनने में। आपको अपने कनेक्शंस, लिंक्स, सर्च, ये naukri.com, monster.com, इन पे रिसर्च अपने हाथों को चलाते रहना है। मेरी बात मानिए, सिर्फ एक मेरे को इंजीनियरिंग करनी है और उसके बाद 5 साल आपने अपने इंजीनियरिंग को दे दिए, ये काम मत करिए। इंजीनियरिंग में जॉब जरूर मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पर आपको पता भी नहीं होगा आपने क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर दी है पीछे ही पीछे, और आप किस चीज़ को खो चुके हैं आपको वो खुद नहीं पता होगा। और फिर थ्रेट्स को जानना है। थ्रेट्स का मतलब हुआ सर कि सपोज करिए कि आपको वो कोर्स करने के लिए 5 साल बाहर रहना है, किसी दूसरे सिटी में रहना है, तो क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं? ये चीज़ भी आपको ज़रूर अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अपने करियर या अपने प्रोफेशन या अपने जो काम है उसको सर्च करते वक्त। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। मैंने आपको बता दी थी 3 सॉफ्ट स्किल्स बताई थी, मैं आपको 4th सॉफ्ट स्किल बताऊंगी जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा किसी भी स्कूल की, मैं पहले 10वीं और 12वीं की बात करती हूँ, आपने देखा होगा कोई भी बच्चा जो अपना होमवर्क या अपने काम या अपने प्रॉब्लम्स को पहले करता है, जी ज़रूर सर, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व जल्दी करता है, उसको, उस बच्चे को क्रेडिट क्लास में, स्कूल में या अपने एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें भी खूब अच्छा मिलता है। ऐसी अगर आप जॉब में भी अपने बॉस के पास विद प्रॉब्लम सॉल्व करके विद सोल्यूशन लेकर जाते हैं तो आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर देखा जाएगा और कंपनीज में इन चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है। आपको एक एडवाइज़र की तरह, एक आपसे सजेशन की तरह आपको देखा जाता है कि सजेस्टिव पर्सन है, इसको अपनी बातचीत में, अपनी बोर्ड मीटिंग में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि इसके बाद हमारे को पता चलेगा कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है। तो आपके अंदर ये गट्स और ये काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और अगर एबिलिटी नहीं भी है तो उसको डेवलप किया जा सकता है अपने रिसर्च ऑप्शन से, अपने रिसर्च के काम को, अपने रिसर्च के सेक्शन को बढ़ाने से। और इस चीज़ को करने से आपके एफर्ट्स कंपनी में दिखेंगे, कंपनी को लगेगा आप काम कर रहे हैं और कंपनी आपको उस चीज़ के लिए बोनस पॉइंट्स देगी। फिर आता है आपको अपनी क्रूशियल स्किल्स को बढ़ाना है। क्रूशियल स्किल्स का मतलब है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये चीज़ में मैं आपको कहूँगी, आप कोई भी लेवल पे हो, चाहे 50 साल के हो या प्रोफेशनल भी हो, तभी आपको ये ऑप्शंस को खुला रखना चाहिए। आपको अपनी लर्निंग स्किल्स को कभी नहीं रोकना चाहिए। आपने देखा होगा नई टेक्नोलॉजी, नए काम, नई इनोवेटिव थिंकिंग, नए अब जैसे वेबिनार ही है, कितने लोगों को वेबिनार जो हम लोग अपने टाइम से आए हैं, हम लोगों को फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, इंस्टा हुआ, आजकल इन पे अगर आपका हाथ असेस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से छूटे हुए इंसान हैं। आप चाहे टीचिंग में या अपने प्रोफेशन में आगे होंगे, पर आप लोग टेक्नोलॉजी से छूट गए होंगे, और टेक्नोलॉजी के छूटने से आपका कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ है आप खुद नहीं जानते होंगे। तो आपको अपने आप को इनोवेटिव और नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें मार्केट में क्या आ रही हैं उससे भी अपडेटेड रखना है। अभी एक क्वेश्चन है कि समटाइम्स देयर इज ब्लाइंड स्पॉट इन और स्वॉट एनालिसिस
हाउ टू फाइंड दैट ब्लाइंड स्पॉट। अनुराग जी ने पूछा है। अनुराग जी, इसका मैं आपको लास्ट में ज़रूर आंसर दूंगी। मैं अभी अपना सेशन बताना चाहूँगी, उसके बाद मैं लास्ट में सब लोगों की प्रॉब्लम लूँगी। प्लीज़ अपने क्वेश्चन आप डाल सकते हैं और मैं उसके बाद लास्ट में हर एक इंसान का पूरी ईमानदारी से आंसर दूँगी। तो ये बात हमने की थी अभी कि हमें अपना करियर के पाथ में सॉफ्ट स्किल्स को पूरी अहमियत कैसे देनी चाहिए, और वो 5 सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन चुन रहा है, चाहे वो लॉयर बन रहा है। पर अगर आप जैसे आप सपोज करिए आप लॉयर बन रहे हैं और आप में कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, तो कल को आप जज के सामने जाके मतभेद की बातों को कैसे रखेंगे? आप तो कहते हैं नहीं मेरा तो भैया साइलेंट नेचर है, आई कांट डू दैट। अगर आपके पास डिग्री भी है लॉयर की, पर अगर आप में बातचीत अपने बात करने की काबिलियत नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, सामने वाले की बात का जवाब देना, लॉजिकल असेसमेंट करने की काबिलियत नहीं है, तो आप लॉयर होके भी जो आपको जजमेंट हाथ में पकड़ाया जाएगा वो कॉपी लेकर आप आ जाएंगे, तो आप उसके साथ जस्टिफाइड नहीं कर रहे हैं, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि आप उनकी बात को रख ही नहीं रहे हैं आगे जाके। तो अब जैसे लॉयर प्रोफेशन में आपको अपनी चीज़ को कम्युनिकेशन स्किल काम आती है। अब दूसरी जगह आती है टीम वर्क। तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आपको अपने टीम वर्क पे बहुत ध्यान देना है। अगर आप जाके वहाँ जाके कहते हैं नहीं मैं तो ना किसी की हेल्प करूँगा ना मैं किसी से हेल्प लूँगा, तो आप समझिए लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे, लोग आपको वहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे, लोग आपको किसी भी टीम वर्क जो होते हैं, सेशंस होते हैं या टीचर्स का प्रेजेंटेशन होता है, वहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, तो आप इसमें पीछे रह जाएंगे और आपको क्या पता नहीं चलेगा आपने क्या मिस कर दिया। ये इसलिए अपनी ईगो को बहुत पीछे रख के आपको अपनी काबिलियत को चुनने के लिए लोगों के साथ मिलजुल के रहना पड़ता है। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जो अपने करियर स्टेज पे हैं। मैंने उन करियर स्टेज को 3 भागों में बांटा है। ये मेरा एक आर्टिकल भी है, अगर आप चाहें तो उस आर्टिकल को मेरे लिंक्डइन पेज पर जाकर पढ़ सकते हैं, उसमें ये सब मेंशन है। और अगर आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसमें से पहली स्टेज को मैंने बताया है कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में उतर चुके हैं, अब आपको अपनी पहली स्टेज पे आ गए हैं, उस स्टेज को हमने नाम दिया है लॉन्च स्टेज। इसलिए मेरे आज के सेशन का टॉपिक है हाउ टू लॉन्च योरसेल्फ इनटू अ करियर। मैंने कोई भी एक मुद्दा नहीं उठाया कि आप सीए कैसे बने, आप एमबीए कैसे करें, आप बीकॉम कैसे करें, आप बीएड कैसे करें, या आप सोशल सर्विस में कैसे जाएं। नहीं, मेरा सीधा सा मुद्दा है, अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए मुझे करना कैसे। तो मैंने उस मुद्दे को उठाया है और उस मुद्दे की बात की है। तो पहली बात है, पहली स्टेज आती है किसी भी करियर को चुनने में, आप समझिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन में चुन लिए गए हैं, आपका जॉब का पहला दिन है। एक और क्वेश्चन है, इन एडिशन टू स्वॉट एनालिसिस वेदर वी कैन ऑल्सो डू पेस्टल एनालिसिस मैम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ गुड वन, आई विल लेट यू नो faithfully, I will let you know, give me a time, I will take all the problems at the end of the session, okay? So लॉन्च स्टेज में आते हैं। तो लॉन्च स्टेज में अगर मैं बात करूँ तो पहली स्टेज आती है जिसमें आपको एक जैसे छोटा बच्चा होता है, आपने देखा है, अब पहला दिन आपके ऑर्गेनाइजेशन का या पहला साल आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको एक छोटे बच्चे की तरह मासूमियत से यस सर की आदत डालनी चाहिए। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन दो, आप टीचर हो, आप लॉयर हो, आप और कोई सीईओ हो या डायरेक्टर बन गए हो, कुछ भी बन गए, आपको यस सर या दूसरे की बात को एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई लाइक इट, गुड वन चित्रा। हाउ डू यू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, प्लीज ऑफ कोर्स आई विल लेट यू नो, मेरी भी जर्नी रही है, इसमें मैं बिल्कुल बात करूँगी। तो आपको पहले जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल वैसे रहना चाहिए मासूमियत से कि जी सर, अरे बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल करूँगा सर। आपको हम्बल होने की आदत डालनी चाहिए, अपनी ईगो को और अपने एटीट्यूड को कोने में रखना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि कोई भी रिवर होती है और एक समुंदर होता है। रिवर का डायरेक्शन क्या रहता है, हमेशा नेचर के हिसाब से वन डायरेक्शन। समुंदर का उथल पुथल रहता है, इसलिए समुंदर कभी भी स्टेबल नहीं होता है, रिवर हमेशा स्टेबल होती है। तो आपको वैसे ही अपने नेचर को रखना है कि मुझे यस सर की आदत डालनी है। मैं आपको यहाँ पे अपना एक पर्सनल छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मैं टीचर बनी थी तो उसमें मेरा पहला तो नहीं, पहला फर्स्ट मंथ था, और उस मंथ में मेरे को मैं जब ऑफिस में गई थी, मीटिंग चल रही थी, तो मेरे को कहा गया कि मेरे प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने कहा आप जाके इस चाय को बना लाइए, जो होते हैं चाय के कप होते हैं, मुझे वो बोला गया कि आप हमारे लिए चाय ले आइए और सर्व कर।
और वहाँ पे वो टीचर्स बैठे हुए थे जो मेरे से उम्र में कम थे, मुझसे एजुकेशन में कम थे, मुझसे एक्सपीरियंस में ज़रूर ज़्यादा थे। मैंने वहाँ लेट ज्वाइन किया था। आप सोचिए मेरे ऊपर क्या बीती होगी कि मैं वहाँ उस मीटिंग रूम में सबको चाय सर्व करूँगी। ये बात वो बाहर जो एक सर्वेंट बैठा था या जो उस काम के लिए अपॉइंटेड बंदा था उसको भी बोल सकती थी, पर उन्होंने मुझे चुना। उस समय मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो उनको यस करके, यस मैम करके सबको सर्व करूँ, अपनी ईगो को साइड में रखूँ, या दूसरी बात थी उनको बोलती मैं नहीं कर रही, आई एम लीविंग द जॉब, या आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट फॉर दिस जॉब एंड आई एम नॉट डूइंग दिस। उसके बाद सोचिए कि मेरे ऊपर क्या रिएक्शन आता। तो मेरे पास उस वक्त दो ऑप्शन थे और मुझे उस समय अपनी ईगो को कोने में रख के उनको यस मैम करके उनको सर्व करना पड़ा। बाद में मैं रोई भी, मेरे दिल में भी दुखा, बट मैंने उस चीज़ को चुना। और उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ? उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उस बोर्ड मीटिंग में बैठने से मुझे 5 लिंक और मिले, 5 लोगों से बातचीत करने का मौका मिला जो मुझसे बेहतरीन थे। ठीक है, ऑफ कोर्स कई बार होता है हमारे को अपनी ईगो को कोने में रखना पड़ता है, पर आज मैं उनके सेम लेवल पे पहुंच गई। तो आपको अपनी ईगो को कई बार पीछे रख के अपने मकसद को देखना पड़ता है। तो उस समय मैंने अपने मकसद को चुना। चाय सर्व करना भी मुझे बुरा नहीं लगा, वो 4 दीवारी की बात थी, आज किसी को पता भी नहीं। तो मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि आपको अपने यस सर की, यस मैम की आदत डालनी चाहिए। आपको वहाँ पे ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो आपको फर्स्ट ईयर अपना बहुत बच्चों वाला रखना चाहिए और अपने एटीट्यूड को आई विल मेक इट नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, ये वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। इसको मैं प्री लॉन्च स्टेज भी कहती हूँ। प्री लॉन्च मतलब अपने आप को पहले लॉन्च कर रहे हो, आपको आप समझिए अपनी साफ सफाई कर रहे हो, अपने आप को आप चमका रहे हैं, तो ये चमकाने वाली स्टेज है। तो इसमें आपको अपना नेक्स्ट बेस्ट मूवमेंट, लाइक नेक्स्ट बेटर स्टेप क्या लेना है, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एक अनुराग जी ने और क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, हाउ टू गेट ओवर फ्रॉम द फियर ऑफ स्टार्टिंग न्यू जॉब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी जवाब है इसका। मुझे लगता है इस चीज़ का मैं आपको बेहतरीन जवाब दूंगी, तो अभी थोड़ा रुकिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मैम मेरे को ना जो अभी अनुराग जी ने भी पूछा, ये उसी का पार्ट है कि मैम मेरे को ना 0 अप्रिसिएशन मिलता है मेरे काम का। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, या तो अप्रिसिएशन कोई और ले जाता है या अप्रिसिएशन ही नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा, बांध के रख लीजिए, नहीं मिलेगा, कितना भी काम कर लीजिए, क्योंकि आपसे पहले उस जॉब में काफ़ी बेहतरीन लोग पहले से ही बैठे हुए हैं। वो अपनी जगह वहाँ बना चुके हैं। अब आप जाके वहाँ एकदम से घुसपैठ की तरह नहीं कह सकते कि अब तो मैं यहाँ पे अपने नाम बनाऊंगा। वो लोग पागल नहीं है जो इतने टाइम से बैठे हुए हैं, वो आपको वहाँ पे एंटरटेन करेंगे। तो आपको पहले उनकी वाहवाही करनी पड़ेगी, आपको उनकी वाहवाही में खुश होना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि सर आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे को आपसे सीखना है। ठीक है, पहले उनको अपना गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु बनाने की आदत डालिए। तो ये फियर ऑफ स्टार्टिंग न्यू जॉब में आप इस फियर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जो पहले उस जॉब में बैठे हुए हैं, उस जगह में बेहतरीन इंसान हैं, वहाँ के जो बेहतरीन लोग हैं, उस जगह को पहुँच चुके हैं, या आपको लगता है यार बेहतरीन नहीं है, इससे बेहतर तो मैं कर लूँगा, फिर भी उनको अप्रिशिएट करिए ताकि वो आपको एक्सेप्ट करें, वो आपको आपकी जगह दें। आप अगर आप जाते ही कहेंगे कि नहीं 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 तेरे अंदर तो ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है, यार मुझे तो, और अपने फियर्स को मत दिखाइए, फियर को अंदर रखिए, फियर को घर आके अपना निकालिए। फियर जॉब में कभी मत दिखाइए, अपने आप को हल्का कभी मत सोचिए। देखिए हाँ, अगर आप आज सोच के बैठ जाएंगे कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो कोई भी आपको आके अप्रिशिएट नहीं करेगा कि हाँ 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 नहीं नहीं बेटा। माँ बाप के अलावा कोई सिर पे हाथ नहीं देता। दुनिया आपको इतना समय नहीं देती है कि आप अपने आप को बार बार प्रेजेंट करें। तो आपको एक ही मौका मिलता है ज़िंदगी में, अपने आप कॉन्फिडेंट को बढ़ाइए, अपनी लर्निंग स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन करिए। इंग्लिश को अगर आपने इंग्लिश, लोग कहते हैं कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा हिंदी है, पर इंग्लिश आजकल एज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन हो गया। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको फोबिया होता है और आप हर चीज़ के पीछे भागते हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना हो, तो आप क्या हेजिटेट, तो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करिए। डोलिंगो करके एक ऐप है, फ्री ऐप है, आप अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करिए। डोलिंगो में आपको हर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, मैंने उससे जर्मन सीखी है,
और बेहतरीन ऐप है वो, आप मानिए सबसे अच्छी बेहतरीन ऐप है वो। खुद आपसे पूछती है, टेस्ट सीरीज अरेंज करती है, आपको उस चीज़ में पॉइंट्स देती है, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें काफ़ी लोग भी हैं जो ऐड हैं, आप उन लोगों से कम्युनिकेट करके उन चीज़ों का मतलब समझ सकते हैं। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि मुझे फियर पार्ट को, नेगेटिविटी को बिल्कुल हटाइए, पॉजिटिविटी को रखिए। ये कहना आसान होता है, अगर आपको डर आता है तो मोटिवेशनल स्पीच रोज का 1 घंटा इंग्लिश की, वो भी इंग्लिश की मोटिवेशनल स्पीच मुझे सुननी है, ये अपने अंदर आप प्रॉमिस कर लीजिए। और उस मोटिवेशनल स्पीच को सुनते वक्त बीच में रोक के शीशे के आगे इंटरेक्ट करिए। घर में अपने माता पिता से, चाहे वो हिंदी में बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में बोलिए। अपनी बात को, अपनी कम्युनिकेशन को जो है, अपने प्रॉब्लम्स को उनसे इंग्लिश में बात करिए। आप इस चीज़ को करिए ही नहीं कि मुझे मम्मी पापा आप इंग्लिश में बोलिए या मुझे कोई दोस्त चाहिए, उनके सामने करिए। उनके सामने बेइज्जती नहीं है ना, तो जस्ट गेट आउट ऑफ योर फियर्स, ठीक है। डोंट टॉक अबाउट फियर्स, टॉक अबाउट हाउ कैन यू बी आउट ऑफ फियर्स, हाउ कैन यू बी पॉजिटिव पर्सन। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद जीरो एप्रिसिएशन की बात तो छोड़ ही दीजिए, और आपको ये है कि मुझे काम में आगे कैसे बढ़ना है, लोगों की वाहवाही करनी है पहले लॉन्च सेशन में। उसके बाद अपना फेलियर प्लान जरूर रखिए कि कल को एक पर्सन मुझे अगर जॉब से किसी भी रीजन से निकाल दिया जाता है, तो उस फेयर की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको फेयर नहीं कहूँगी मैं, उसको अपनी प्लानिंग मैनेजमेंट कहूँगी, फेलियर मैनेजमेंट कहूँगी। अपना फेलियर मैनेजमेंट को प्रिपेयर करके चलिए, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है। तो इस चीज़ को आपको करना है, अपना ABCD प्लान को रखिए। अगर मैं 1% इसमें फेल होता हूँ तो कोई बात नहीं, ये कर लूँगा, कोई बात नहीं। जैसे कि मैं जब CA कर रही थी, मुझे पता था कि मैं CA फाइनल बहुत टफ होता है, मैं CA फाइनल में आ गई थी, मेरी शादी हो गई थी और मैं US चली गई थी, और मैं वहाँ पे, मेरे को बड़ा US में पढ़ाई कर रही थी और मुझे पता था मुझे इंडिया पेपर देने आना पड़ेगा। तो मेरे अंदर एक फेयर फैक्टर था कि मैं वहाँ से सेशन नहीं ले पा रही थी, सेटेलाइट क्लासेस नहीं ले पा रही थी, सेल्फ स्टडी कर रही थी। तो ये फेयर फैक्टर मेरे अंदर था। इस चीज़ को सेफगार्ड करने के लिए मैंने साथ में एक छोटा कोर्स कर लिया। कल को अगर मेरा CA क्लियर नहीं होता है तो मेरे पास एक भैया, उस टाइम को मैंने वेस्ट नहीं किया, उस टाइम में मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। तो अपने फेयर को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अपने फेयर को आप ख़त्म इस तरीके से कर सकते हैं कि उस टाइम में एक चीज़ और एडिशनल, ये चीज़ आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करिए। जब आप अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करते हैं तो आपके अंदर काबिलियत अपने आप आती है। क्योंकि आपको, जब आप समझिए ना, अगर आप आगरा में, सपोज करिए आगरा छोटा शहर है, उस छोटे शहर में अगर आप जॉब सर्च करेंगे तो आपको लिमिटेड मिलेंगी। वही जॉब अगर आप सर्च करेंगे नोएडा या दिल्ली तो आपको उसका स्कोप ज़्यादा मिलेगा। तो इस स्कोप को बड़ा करिए। एक और क्वेश्चन आया, हाउ डू वी बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ स्पीकर? आई विल टॉक अबाउट इट, देवेंद्र, गिव मी अ टाइम। उसके बाद आपको अपने सक्सेस और फेलियर प्लान दोनों पे काम करना है। डोंट रश इन दिस स्टेज, इस स्टेज में भागिए मत। अपने अंदर, मेरे को तो ये आता है, मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ बॉस को, डोंट डू दैट। जो आसपास के लोग हैं वो आपको इस समय भरते हुए आगे देखना पसंद नहीं करेंगे। इस समय रुकिए, अपनी चीज़ें अपने पास रखिए, अपने सीक्रेट्स अपने पास रखिए। कम्युनिकेशन हर किसी से उतना रखिए जितना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा अपने बारे में बताने से थोड़ा रखिए। और एक बात ज़रूर कहूँगी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे कोई भी जॉब हो, अपनी पर्सनल लाइफ को नेवर डिस्कस। You never know how can it harm your image in the organization. Never talk about your personal relationship, personal things, personal problems, personal attitudes कि मेरे को गुस्सा आता है या मुझे गुस्सा, ये कल को आप ही के ऊपर नेगेटिव वार कर सकता है। तो अपने प्रोफेशन में कभी भी अपनी पर्सनल चीज़ों की बात हमें नहीं करनी है, इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आता है, आपको पता भी नहीं चलता कौन इसका कब फ़ायदा उठा रहा है। So do that, or don't rush in this stage. You have to be very humble and very easy on this stage. Then second stage की बात करेंगे। आप समझिए कि आपने 1 साल अपना जॉब को दे दिया और आपको लगता है कि मैंने अपना काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, काफ़ी अच्छी तरह अपने आप को लॉन्च कर चुका हूँ, तो अब मुझे अब सेकेंड स्टेज पे टर्न करना चाहिए, भागना चाहिए। तो दूसरी स्टेज को मैंने नाम दिया है मार्जिनल स्टेज। जैसे कि आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मार्जिनल का मतलब होता है कुछ ज़्यादा, थोड़ा सा, एक स्टेप अहेड। तो हम मार्जिनल की बात करेंगे कि मार्जिनल स्टेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा, लिटिल एक्स्ट्रा, और इसमें हम लोग थोड़ी सी अपनी काबिलियत को दिखाते हैं।
अब अपने काम को दिखाना शुरू करिए, अपने टैलेंट्स को, आपकी स्किल को। अगर आप में बात करने की स्पीकिंग स्किल है तो आप अपने बॉस को बोलिए कि सर मुझे आप एक मौका दीजिए, या जो लोग हैं आसपास आपके कलीग्स हैं उनको बोलिए कि एक प्रेजेंटेशन दिखाइए या अपना कोई वीडियो बना के दिखाइए। तो लोग अब आपको अप्रिशिएट करना उनकी मजबूरी है। बताइए क्यों? क्योंकि आपने उनको वक्त दिया है, उनको वक्त दिया है उनकी काबिलियत दिखाने को। तो अब जैसे आप फेसबुक पे देखते हैं ना, आप किसी की फ़ोटो लाइक करते हैं तो उसको अब मजबूरी हो जाती है नेक्स्ट फ़ोटो आपकी लाइक करना। क्यों? क्योंकि आपने उसकी फ़ोटो लाइक की। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको उस पर प्ले करना पड़ेगा कि अगर दूसरे को आपने वक्त दिया है तो अब दूसरा भी आपको अपना समय देगा। तो अब आपको अपने आपके जो टैलेंट्स हैं उनको दिखाने का टाइम आ गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप प्लेन में सफ़र करते हैं तो जो एयर होस्टेस होती है वो कहती है, क्या कहती है कि अगर कल को कोई मुश्किल आती है या प्लेन में कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू हैव टू वेयर द मास्क फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन सर्व द पर्सन नेक्स्ट टू यू। ये होता है। ये क्या मतलब है इसका? कि पहले अपने आप को, अब क्या आ गया? मी। पहले क्या था? यू। अब आप इस स्टेज पे अपनी बात कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर होना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को अब दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये काबिलियत है। चाहे वो काबिलियत छोटी भी हो पर उसको आपको बढ़ चढ़ के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और लोग आपको अब एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आपने उनको अडेप्ट किया। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत लोग मिस कर देते हैं। यू हैव एक्सेप्टेड देम, सो नाउ दे विल गिव यू द स्पेस, सो नाउ शो देम। जैसे कि आपको एक छोटी स्टोरी थी, बचपन में हम पढ़ते थे, जिसमें कहा जाता था कि एक बेकर था और वो बेकर क्या करता था कि खाना बनाता रहता था और खाने बनाने में सारा आटा खत्म हो गया, लास्ट में उसके लिए अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। तो ये मत करिए कि आप सिर्फ जिस कंपनी से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं सिर्फ उसी के लिए काम करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाओ, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। उन्होंने कहा ये, आपका काम सिर्फ इतना सीमित नहीं रह गया। इस स्टेज पे आपको अपने लिए भी काम करना है। उनके लिए तो आप कर रहे हैं पर अपने लिए भी काम करना है, अपनी जॉब सर्च रखनी है, अपने आप को एनालाइज करना है, अपना स्वॉट एनालिसिस छोटे बेसिस पे करना है, दूसरी कंपनियों की इनकम चेक करते रहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कम इनकम में काम कर रहा हूँ, ज़्यादा में करना है। और उस बात पे लड़ाई नहीं करनी है कि मेरी इनकम बढ़ाइए। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखनी है कि मेरे को आगे बढ़ना है। जिधर बैठे हैं उसको मत डिस्ट्रॉय करिए, उस पेड़ को मत काटिए, उस चीज़ को सोच के समझ के अपनी एक डायरी मेंटेन करिए। उस डायरी में देखिए मेरे को इतने का कमी है, मुझे इधर बढ़ना है, मुझे कैसे जाना है, इधर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इधर जॉब ज़्यादा निकलती है, इधर जो है इस एरिया में जॉब के पैसे ज़्यादा है, मेरे काम की वैल्यू ज़्यादा है, मुझे इसमें कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कौन से कोर्सेज और करने हैं ताकि मेरे इस कोर्स से अटैच होकर मुझे इसमें बहुत आगे काबिलियत मिले, मैं और कौन सी चीज़ कर सकता हूँ जिससे मेरे को आगे इस चीज़ की अप्रिसिएशन मिले। तो ये चीज़ें आपको साथ में इसमें रिसर्च करते रहना है। ये रिसर्च स्टेज भी है आपकी, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना है, अपनी चीज़ों को दिखाना है, दूसरे के लिए वेट नहीं करना। और इस स्टेज में आपको मेंटर होना। मेंटर मतलब कि आपको इस स्टेज पे, पहली स्टेज पे नहीं चाहिए आपको कोई मेंटर, आपको गुरु नहीं चाहिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो चुनाव आपका है, मुझे क्या करना है। कभी भी चुनाव किसी की मर्जी से या किसी की इन्फ्लुएंस में आके मत करिए। चुनाव अपना करिए, मुझे कौन सा करियर चुनना है, पर उस चुनाव के बाद मुझे अब उस फील्ड में उतरना कैसे है, उसके लिए उस चीज़ के किसी गुरु को, चाहे वो छोटे स्केल पे हो चाहे बड़े स्केल पे हो, आपकी जहाँ तक पहुँच है। नहीं तो यूट्यूब बहुत आपको स्पीकर दे देता है, शशि ड्रीम फाउंडेशन ही आपको इतने सारे स्पीकर देता है, हर फील्ड का अलग अलग बंदा देता है। तो आप उसमें जाकर उनकी वीडियो देखकर उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आजकल तो पर्सनली उनके नंबर भी होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। तो उस स्टेज पे आपको अपना मेंटर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैव दैट। उसके बाद उस मेंटर से आप अपनी प्रॉब्लम्स, आपके जो क्वेश्चंस है, अपनी क्वेश्चनरी मेंटेन करिए, उनसे वो इंटरेक्ट करके क्वेश्चनरी करिए। अभी आप अपनी सेम जॉब में ही हैं, अभी जॉब स्विच नहीं कर रहे हैं, और उसमें रहते हुए उनको क्वेश्चन डिस्कस करिए, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हम सेकंड स्टेज में आ गए हैं। अगर आपकी कंपनी में आपकी अप्रिसिएशन होना शुरू हो गई है तो आप सेकंड स्टेज के टर्न पे आ चुके हैं। ये आपकी पहचान पत्र है इस स्टेज का। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है जिसको मैंने नाम दिया है ऑल्टर मार्जिनल स्टेज। ऑल्टर मार्जिनल स्टेज का मतलब है ये मैच्योर स्टेज है, यहाँ पे आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को दिखा चुके होते हो। इस स्टेज को थोड़ा जो लोग डरते हैं कि मेरी जॉब ना चली जाए, हाय मेरी जॉब छूट गई तो, मुझे जॉब से निकाल दिया तो, यहाँ पे आपको ये फियर नहीं रखना, बल्कि आपको आगे बढ़ना है कि मेरे को अगर ये जॉब छोड़ के अगर आगे मूव होना है तो मुझे क्या क्या फ़ायदे हैं। और
काफ़ी लोग सेकंड स्टेज तक ही सीमित रह जाते हैं और उनको लगता है कि हमने बेहतरीन काम कर लिया है और मैं उसमें पूरी ज़िंदगी निकाल लूँगा। तो आप ऐसे में जो है एक स्टेबल जॉब में तो ज़रूर होंगे, पर आप आगे जो है सक्सेस का मज़ा टेस्ट नहीं ले सकते। मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ तो सक्सेस का टेस्ट करने के लिए आपको स्विचिंग आना चाहिए, स्विचिंग का रिस्क लेना चाहिए। रिस्क नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या मिस कर रहे हैं। पर हाँ, कई बच्चे ऐसे भी हैं कि मैम पूरी फैमिली हम पे डिपेंडेंट है, हम ही काम कर रहे हैं, अगर हम स्विच करेंगे और कल को जॉब नहीं मिली तो वो 1 महीने का 2 महीने का जो गैप आएगा वो हम नहीं झेल पाएंगे। तो उसमें मैं कहूँगी कि बिल्कुल उसमें आप ये कर सकते हैं, अपनी जॉब में रहते हुए, जॉब छोड़ के मत सर्च करिए, जॉब में रहते हुए आप सर्च करिए और जब आपको लगे कि हाँ ये जॉब पक्की मेरे को मिल रही है और ये मेरे लिए बेहतरीन है, तब जॉब को स्विच करिए। नोटिस पीरियड देकर 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है, तो उस पर प्ले करिए, सेफ प्ले करिए। दोनों पैर पानी में मत रखिए, एक पैर को पानी में रखिए और सेफ प्ले करिए, जिसमें कि आप तब मूव करें, तब आप अपने मूवमेंट्स करें व्हेन यू आर कैपेबल। आपको लगता है कि हाँ ठीक है अब ये सही समय है, तो उसमें नोटिस पीरियड आप दे सकते हैं, देन यू कैन डू दैट। उसके बाद मैं बात करूँगी कि अगर आपको अपने कोर्सेज करने हैं, हाउ कैन आई मास्टर नेटवर्किंग। ओके धानवी, मैं आपको बताती हूँ इसका अच्छा जवाब है। पहले आपको मैं बताऊँगी प्लेटफॉर्म्स, प्लीज़ नोट कर लीजिए कॉपी पेन कर लेकर, या आप अगर दिमाग में ही रख सकते हैं तो वेरी गुड, बट कीप इट अ नोट कि मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊँगी जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप कोर्सेज कर सकते हैं अपनी रिज्यूमे। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि आपको अपना जो आपका CV है उसको कैसे भारी भरकम करना है, अट्रैक्टिव करना है, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं आपको कोर्सेज बता रही हूँ जो आपको एप्लीकेशंस देंगी, आजकल कंप्यूटर पे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी और ये फ्री हैं, माइंड इट, फ्री हैं या बहुत नॉमिनल कॉस्ट है इनकी। और कोविड में तो काफ़ी कोर्सेज फ्री आपको यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लंदन, किंग यूनिवर्सिटी, ये सब आपको फ्री ऑफर कर रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफर कर रहे हैं, इवन मैंने काफ़ी कोर्सेज किए हैं। तो मैं आपको वो प्लेटफॉर्म बता रही हूँ, उनको कैसे अप्रोच करना है ये भी बता रही हूँ। सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर है कोर्सेरा। कोर्सेरा में COURSERA, कोर्सेरा, इसमें आप जाके सर्च करिए, आपको हर फील्ड से रिलेटेड कोर्स मिलेगा और ये सर्टिफिकेशन भी देते हैं और इनके सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड हैं, अप्रूव्ड हैं और बहुत जो है वैल्यू रखते हैं किसी भी काम में। तो मैंने भी इवन इससे काफ़ी कोर्स किए हैं। तो आपको अगर उसमें अगर वो दिखाता है कि नहीं इसके $2000 पैसे हैं, तो उसमें एक नीचे आप देखेंगे रेड कलर से लिखा होता है फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल एड मतलब स्कॉलरशिप छोटे शब्दों में। तो फाइनेंशियल एड पे क्लिक करेंगे, उसमें जाके उनके 3-4 क्वेश्चन है, 500 वर्ड का कुछ आपको 500 भी नहीं, आई थिंक 240 या समथिंग वर्ड्स का आपको एक लेटर लिखना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बतानी पड़ती है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, या मैं इतना बेयर नहीं कर सकता, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, या मेरी इनकम इतनी नहीं है, मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसलिए मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, इस कोर्स के बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। और 15 दिन के बाद इनका रिप्लाई आ जाता है, जिसमें वो कोर्स आपको फ्री मिलता है और कोर्स करने के बाद, वो सेशन लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो सर्टिफिकेट अपने आप में वैल्यू रखता है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है खान एकेडमी। अगर आप सर्च करेंगे तो खान एकेडमी आपको काफ़ी कोर्सेज देती हैं, जो 10th 12th और या कोई भी प्रोफेशन से लॉयर बन रहे हो या एडवोकेट बन रहे हैं या CA बन रहे हैं, CS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डाटा एनालिटिक में जा रहे हैं या साइट पब्लिशिंग में जा रहे हैं या नेटवर्किंग वो साइबर क्राइम में जा रहे हैं, तो उसमें एथिकल हैकिंग, ये सब चीज़ों का आपको गूगल आपको काफ़ी गूगल की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स आपके बहुत काम के हैं जो बच्चे पढ़ाई में है इस समय। EDX हार्वर्ड आपको काफ़ी प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप EDX से सर्च करिए। एलिसन का थोड़ा है, वो नॉमिनल चार्जेस लेता है, वो फ्री आपको नई कोर्स देता है। उडेमी है, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है बहुत कोर्स, आप सर्च करिएगा ओपन यूनिवर्सिटी करके, वो MBA तक आपको ऑफर कर रही है, MBA तक विद नॉमिनल चार्जेस। किंग कॉलेज जो है वो आपको फ्यूचर लर्न के थ्रू आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट भी देता है। कई कोर्स में उनका सर्टिफिकेट असेस नहीं है, तो आप देख लीजिएगा कि इसमें सर्टिफिकेट मिल रहा है, किसमें नहीं मिल रहा है। आपको यूट्यूब पे इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आप MOOC MOOC कैपिटल में MOOC.list.com उसको सर्च करिएगा। ये मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं, आप इनमें से कर सकते हैं। मैसिव मतलब बल्क में,
उनमें आप जाकर सर्च करिए मेरा रिलेटेड कोर्स कौन सा है। मेरे को इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, MBA, जो आपके कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनसे आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप डुओलिंगो में आप लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। लिंक्डइन में अगर आप जाते हैं तो उसमें 1 महीने का आपको फ्री एक्सेस देता है कोर्सेज का, आप उसके थ्रू कोर्सेज कर सकते हैं। आप कैट के कोर्सेज, अगर आप कैट में जाना चाहते हैं तो आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो फाउंडेशन पार्ट होता है उसका, जो 10वीं के बाद आप कर सकते हैं, तो वो भी आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो उसमें भी काफ़ी आपको जो है रियायत मिली हुई है। फिर आता है इनफॉर्मल डिप्लोमा कोर्सेज, उसमें भी आप जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करती है। ये स्किलिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो डिप्लोमा इन वोकेशन इन एग्रीकल्चर, रिटेल मैनेजमेंट, लेबर, लैब टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इन सब फील्ड में आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करती है और ये काफ़ी नॉमिनल एक्सपेंडिचर पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद अगर आप CA करना चाहते हैं तो CA अपने आप में बहुत सबसे टफ कोर्स है और सबसे वाइट कॉलर जॉब है और सबसे ज़्यादा नॉमिनल प्रोफेशनल कोर्स है। तो CA में भी बहुत कम खर्चा है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट होता है 10वीं के बाद या 12वीं के बाद कर सकते हैं। CA फाउंडेशन फर्स्ट ईयर को कहा जाता है, जो पहले CPT हुआ करता था, अब सब्जेक्टिव हो चुका है, जिसमें लॉ, इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपके सब्जेक्टिव बेसिस पे आपको मार्किंग मिलती है। सेकेंड ईयर में फिर आ जाता है IPCC, वो उसमें 4 सेशन में आपका 2 मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें 4 सब्जेक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, ड्यूरिंग दिस कोविड क्राइसिस टेक्नोलॉजी प्ले मेजर रोल इन एवरी फील्ड, व्हाट वाज फ्यूचर स्कोप ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन? सी, ऑफलाइन एजुकेशन इज ऑलवेज बीन अप्रिशिएटेड, ऑलवेज बीन इन प्रोसेस। अभी कोविड में जो ऑनलाइन चीज़ आई है, इससे मेरे को एक चीज़ ज़रूर समझ आई कि बच्चों के अंदर, चाहे वो मेरा बेटा भी 5 साल का है, 7 साल का है, तो उसमें एक चीज़ जो आई है वो ये है कि सॉफ्ट स्किल्स पे, जहाँ फैमिली में इंगेजमेंट हुआ है, वहाँ सॉफ्ट स्किल्स पे टीचर्स का ध्यान गया है। तो फ्यूचर ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन, आई थिंक दैट वुड बी अगेन इनटू द फ्लो ऑफ हार्ड स्किल असेसमेंट। तो आई बिलीव अब एक चीज़ जो इस पीरियड से हम सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि हमारे को सॉफ्ट स्किल, माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्कूल हो, कि हमारे को सॉफ्ट स्किल्स को भी इक्वल एसेस देना चाहिए। इवन मेरी किताब भी है उसके ऊपर, उसमें यही मेंशन है कि प्लीज़ आप सॉफ्ट स्किल्स को इक्वल अपॉइंटमेंट, इक्वल जगह दीजिए। एक और क्वेश्चन है धानवी का, हाउ कैन आई मेक इंटरव्यूइंग बेटर एंड प्रेजेंटेबल? सी धानवी, इफ़ यू डोंट हैव कमांड ऑन योर इंग्लिश, I believe 90% of your confidence level goes. So keep a reminder. सबसे पहले तो 4-5 बार अपने आप को प्रैक्टिस करिए, एक डमी असेसमेंट करिए, चाहे आपके घर में छोटी बहन हो या भाई हो या कोई मम्मी पापा हो, कोई भी, उनको इंटरव्यूअर की तरह बैठाइए सामने, उनसे इंटरेक्ट करिए, उनको बोलिए आपसे फ्रेम क्वेश्चन नहीं, अनफ्रेम क्वेश्चन जो आपके लिस्ट में नहीं हो वो पूछे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करिए। ये असेसमेंट चाहे आप किसी भी लेवल पर पहुँचे, इंटरव्यूइंग का आप ज़रूर करिए। इवन आज भी हमारे को लेक्चर देना होता है तो मैं 1 घंटा 2 घंटा उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। मैं पब्लिक स्पीकिंग इतनी कर चुकी हूँ, पर मेरे को आज भी आपके सामने आने से पहले मैं अपना एक सेल्फ सर्वे करती हूँ। तो सेल्फ सर्वे पे ध्यान दीजिए और अपने एक बुलेट पॉइंट्स अपने दिमाग में बनाइए, ठीक है। और कभी भी सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, सर्च में जाइए, अगर गूगल में देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि मैं इंटरव्यू को कैसे दूँ या हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो उन पॉइंट्स को कि मुझे अपने बारे में क्या बताना है, क्योंकि वहाँ जाके ये मत बोलिए आई एम 32 years old, आई हैव अ सन एंड आई एम गुड इन दिस। नो वन इज़ देयर टू लिसन टू योर पर्सनल थिंग्स, राइट? नो वन इज़ इंटरेस्टेड। उनको आपकी काबिलियत, आपके अंदर क्या काबिलियत है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को काम आ सकती है वो जानना है। तो उनको उनसे रिलेटेड, और कोई भी जॉब में जब उनकी जो पोस्टर होता है उसमें लिखा होता है कि हमारे को ये स्किल्स चाहिए, तो उन स्किल्स को नोट डाउन करिए, उनको अपने दिमाग में बिठाइए और जब वो आपसे पूछे तो उन पॉइंट्स को बार बार अपनी बातों में रिपीट करिए। उससे आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा हमारे लिए काम का है। एक और आया, हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, ट्राई टू बी लेस नर्वस ड्यूरिंग इंटरव्यू। हाँ, ये मैं आपको एक टिप बताती हूँ। उसके अंदर मेरे अंदर ये बहुत कमी थी। एक तो एक अगर स्पिरिचुअल बात करें तो छोटी गीता आती है,
गीता की किताब, इससे आपको मोरल सपोर्ट मिलता है। उस गीता की किताब को अपने बैग में रखें। मैं अपना पर्सनल करती हूँ, ठीक है, इसको किताब में, क्योंकि गीता जो है एक सबसे बड़ी लीडरशिप बुक मानी जाती है। तो नो हाउ एक कॉस्मिक इफेक्ट आता है और आपको कॉन्फिडेंस इससे आता है। दूसरी बात, एक पेन होता है, कोई भी पेन अपने हाथ में रखिए। कभी भी इंटरव्यू के लिए जब आप रूम में जाते हैं तो खाली हाथ मत जाइए। खाली हाथ में हम नर्वस होते हैं, हमारे हाथों में पसीना आता है, हम नर्वस होते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आप एक पेन अपने हाथ में रखिए और उससे क्या होता है, हमारा सारा कॉन्फिडेंस, सारी नर्वसनेस सेंटर्ड हो जाती है। उस पेन को जब हम होल्ड करते हैं अपने हाथ में, तो उस चीज़ को अपने हाथ में रखिए। एक तो वो दिखता नहीं है और जितनी भी आपकी नर्वसनेस होती है वो सारी सेंटर्ड होकर उस पेन पे आके रुक जाती है। तो अब आप ऐसे बैठे हैं सपोज करिए इस तरीके से, तो अब क्या होगा, सामने वाले को आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे वो नर्वसनेस नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपनी सारा जितना भी फियर फैक्टर है उसमें डाल दिया। तो ये टिप बहुत काम आती है, ठीक है, बहुत काम आती है। और कभी भी ना लेफ्ट से मत बैठिए, जब भी सीट में बैठते हैं राइट साइड से बैठिए, ये थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है। और बैग, किताबें थोड़ा मैसी होके मत जाइए। एंड डू स्मेल गुड, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, लाइक वेयर द परफ्यूम व्हेन एवर यू आर एंटरिंग द इंटरव्यू। छोटी सी बात है, हम लोग, आप पसीने पसीने होकर रूम में जाएंगे तो एक इंप्रेशन गंदा पड़ता है। थोड़ा सा अपने आप को उस दिन के लिए प्रिपेयर रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आगे आया है गणेश जी का कि इवन इफ वी डिसाइड और करियर, इन व्हाट वे शुड वी प्रोग्रेस इन इट टू अचीव और फाइनल गोल्स। सी, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट गणेश, आई थिंक यू हैव ज्वाइन लिटिल लेट। तो उसको अगर आप मेरा सेशन देखेंगे तो आपको ज़रूर उसमें मिल जाएगा कि हम उसमें कैसे अचीव कर सकते हैं। मैंने 3 स्टेजेस की बात की है जरूर। राजेंद्र जी का है कि जनरली मैनी इंटरव्यूज हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाई शुड वी हायर यू, ऑफ कोर्स, सो व्हाट टाइप ऑफ आंसर शुड वी गिव टू देम। ऑफ कोर्स मैंने बात की आपको, आपने देखा, आप जो भी जॉब के लिए जाते हैं उसका एक पोस्टर होता है पहले ऑनलाइन, उसमें लिखा होता है कि हमें क्या स्किल्स चाहिए आपको इस जॉब में आने के लिए। उन स्किल्स को अपने दिमाग में रट के जाइए, ऑफ कोर्स रट के जाइए, थोड़ा प्रेजेंटिंग बात आ जाती है। और जब वो पूछे व्हाई शुड वी हायर यू, तो उनके जो वो बुलेट पॉइंट्स थे ना उनको बताइए, क्योंकि उनके दिमाग में उनको वही बंदा चाहिए। अब आप अगर वही बात बोलते हो अपने मुंह जुबानी, उनको लगेगा कि इसके अंदर ये टैलेंट है, ये बात है और ये कर सकता है। इसलिए जैसे कि रिपोर्ट फ्रेमिंग अच्छी है, मैं कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा हूँ, मैं काउंसलिंग सेशंस में अच्छा हूँ, या मैं अपने जो है रिटन वर्क में अच्छा हूँ, या मैं कंप्यूटर एसेस में अच्छा हूँ, जो भी उन्होंने उसमें लिस्ट किया हुआ है पूलिंग में, उस पूलिंग के पॉइंट्स को अगर आप लेकर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू में इस क्वेश्चन का आंसर आप बेहतरीन देंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं बात कर रही थी, आपको बता रही थी, अगर आप सीए करते हैं तो सीएस करते हैं तो ICSI से करते हैं, जिसमें फाउंडेशन प्रोग्राम होता है। आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करते हैं या सीए फाइनल में आप हैं तो आपको फाउंडेशन प्रोग्राम देना नहीं पड़ता, आप सीधा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आ सकते हैं। CS भी बहुत महंगा कोर्स नहीं है। इंजीनियरिंग में आपको काफ़ी कॉलेजेस पता है और उसके रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी प्लेटफॉर्म्स भी बता दिए हैं। अच्छा, मैं आपको 2-3 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बताऊंगी, ये 10वीं 12वीं और जो लोग कोई कोर्स कर रहे हैं MBA या इंजीनियरिंग, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं। आप इस पर सर्च करिएगा। एक पहले है शिक्षा अभियान स्कॉलरशिप फॉर 10th पास बच्चों के लिए है, जो 8th to 12th ग्रेड में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको उसमें परसेंटेज, उनका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको उसमें स्कॉलरशिप मिलती है। फिर एक जियो स्कॉलरशिप करके भी आई है, जो हायर स्टडीज़ के लिए 10th 12th BTech और MTech डिग्री के लिए भी है, उसको आप देखिए ऑनलाइन, आपको उसके बारे में मिल जाएगा। फिर एक गर्ल्स स्कॉलरशिप भी है, जो 60 मार्क्स अगर अब लड़की के आए हैं तो आप उसके फॉर्मेट के बेसिस पे अगर आप अपनी IDs और प्रूफ देते हैं तो वो स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ जो मेरे पास पहले आए थे। लेट मी टेक देम। Okay, here they are. हाँ, sometimes there are blind spots in our SWOT analysis। ये अनुराग जी ने पूछा था। Of course आप एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, आपको यह लगता है कि ये मेरे लिए सही है, गलत है। आपके पास तो दोनों आंसर होते हैं कि मेरे पास इस वीकनेस तो है पर साथ में भी। तो उस SWOT एनालिसिस को आप पीछे रखिए, अब अपना सेल्फ एनालाइज करिए। सेल्फ एनालाइज में देखिए कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सीधा एक सिंपल क्वेश्चन करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका उसका आंसर जरूर मिल जाएगा।
फिर एक आया था क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर एनी जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने से पहले आपको एक डमी सेशन अपना प्रिपेयर करना चाहिए घर पे, उसके बाद अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है आपका वो चीज़ बेहतर रहेगी। वी ऑल्सो लिसन, ये अनुराग जी का ही था, वी ऑलवेज लिसन दैट वाई वर्क हार्डर व्हेन यू कैन वर्क स्मार्टर। ये मेरी टैग होती है, स्मार्टर। एंड व्हाट डज वर्किंग स्मार्टर मीन्स। देखिए वर्किंग स्मार्टर का मीन्स यहाँ पे रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स हैं। कई लोगों को आपने देखा होता है कि उनमें नंबर कम होते हैं पर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर स्मार्ट स्किल्स होती हैं, उनके अंदर टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटर्न स्किल्स, बात करने की, इन्फ्लुएंसिंग स्किल या अपने आपको प्रेजेंट करने की स्किल, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है, इसलिए मैं बहुत जोर डालती हूँ सॉफ्ट स्किल पे। और मेरे को हार्ड स्किल से कोई मतलब नहीं है, अगर आपके 70 नंबर भी आए, आपके 90 नंबर भी आए, पर अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल नहीं है तो आप दोनों एक ही फ्लो में जा रहे हैं। फिर एक और था क्वेश्चन, हाउ कैन आई मेक इंटरव्यूइंग बेटर एंड प्रेजेंटेबल। Of course, I told you have to be more of related to your job pooling things. You should know what they are asking for. You should be very much known to the things they are asking for. ठीक है, सिर्फ जॉब मिल रही है, इतने रुपए की मिल रही है, इधर मिल रही है और ये है, ये मत देखिए। उसमें स्किल सेक्शन मेंशन होता है, उसको जरूर पढ़िए। How to increase confidence, I told you about to hold the pen and you can do that. And even if you decide your career, if they have progress in it, achieve और final goals. See, final goals में ये होता है, देखिए कई बार कुछ डेस्टिनी भी काम करती है, पर मुझे लगता है अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और आप 3 स्टेजेस को डिवाइड करके चल रहे हैं तो उस तक पहुंचना ईजी हो जाता है। जनरली मैनी इंटरव्यू हैव अ क्वेश्चन दैट वाई शुड वी हायर यू, ये मैंने बता दिया है। And that's all. I think I have answered all the questions. No one is left. And if so, you can just contact me on my LinkedIn page with the name of कौशिकी सोंदी, या आप शशि ड्रीम फाउंडेशन को भी बता सकते हैं, मेरे को उनसे हर्षल जी बता देंगे। और थैंक यू सो मच।